आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आधुनिक काल का दूसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ और ये सब आप सब देखिए। ये है अन्य प्रकार की रचनाएं। ठीक है, आज मैं जिस पर वीडियो बनाऊंगी वो है अन्य प्रकार की रचनाओं से शुरू करूंगी। अब इधर है, भारतेंदु ने कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास लेखन और जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र लिखने की प्रवृत्ति का श्री गणेश किया है। ठीक है, अब जो है ये अन्य प्रकार की रचनाएं हैं। ठीक है, अब है आलोचना समीक्षा। अब आलोचना में क्या है और इसकी समीक्षा कैसे की गई है। भारतेंदु ने नाटक नामक निबंध में अपने मौलिक विचार प्रकट किए हैं। इस निबंध में वे यह बताते हैं कि नाटककार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाटक की दृश्यता और उसकी प्रभावोत्पादकता पर बल देते हुए वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यदि श्रव्य काव्य द्वारा ऐसी चितवन का वर्णन किसी से सुनिए या ग्रंथ में पढ़िए तो काव्य जनित आनंद होगा। यदि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो उसे चतुर्गणित आनंद होगा। चतुर्गणित आनंद होगा। ठीक, समकालीनता के दबाव को रचना में आवश्यक ठहराते हुए उन्होंने लिखा है, सहृदय गण के अंतःकरण की वृत्ति और सामाजिक रीति पद्धति, इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके नाटकीय दृश्य काव्य प्रणयन करने योग्य है। ठीक है, ये भारतेंदु जी लिखते हैं। आगे है, भारतेंदु के नाटक संबंधी इन विचारों को हिंदी आलोचना का प्रवर्तन मानना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं में इस युग के रचनाकार साहित्यिक विषयों पर कृतियों पर जो विचार प्रकट करते थे वही हिंदी आलोचना का प्रारंभिक रूप था। इस युग मतलब भारतेंदु युग, इस युग में पुस्तक समीक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विवाद श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर को लेकर हुआ था। अब प्रेमघन जी ने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा अपनी पत्रिका आनंद कादंबनी में भी की थी। अब पंडित बालकृष्ण भट्ट ने इसकी समीक्षा हिंदी प्रदीप में की थी। उनकी समीक्षा का शीर्षक था सच्ची समालोचना। ये पंडित बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, यहाँ भट्ट जी की समीक्षा का एक अंश उद्धृत करना उचित जान पड़ता है, यह जानने के लिए कि हिंदी आलोचना का तेवर प्रारंभ में ही देश काल और इतिहास बोध पर ध्यान देता था। ठीक है, देश काल और इतिहास बोध पर ध्यान था उनका। अब है, क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही यह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दास्तानों और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके आंतरिक भाव किन पहलुओं पर, उस समय पात्र के भाव क्या थे, इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले पहल समझ लीजिए। ठीक है, भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकारों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में ही कविता की है। यद्यपि भारतेंदु ने स्वयं संभवतः प्रयोग के लिए खड़ी बोली में भी कविता की है। उर्दू में रसा नाम से तो वे कविता करते ही थे। उनके अनेक सहयोगियों की भी काव्य के क्षेत्र में यही स्थिति है, किंतु इस विषय में यह बात ध्यान रखने की है कि इनकी ब्रजभाषा रीतिकालीन कवियों की ब्रजभाषा से भिन्न है। इनकी ब्रजभाषा पर वैचारिकता और गद्यात्मकता का दबाव है। इसका वाक्य गठन खड़ी बोली के वाक्य गठन में ढला है। भारतेंदु ने भक्ति और काव्य रीति दोनों परंपराओं में कविता की है, भारतेंदु जी ने। ठीक है, अब भारतेंदु युग में जीवन की समस्याएं कविता का विषय बन गई हैं। इस युग की कविता में अखबारीपन भी देखा जा सकता है। जैसे दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमघन ने लिखा है, किसको, दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमघन ने क्या लिखा है, अचरज होत तुमऊ सम गोरे बाजत कारे और तासो कारे कारे शब्दों पर है वारे।
भारतेंदु ने आर्थिक सामाजिक दुर्दशा की ओर लोगों का ध्यान खींचा। क्या ध्यान खींचा? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। यहाँ आप प्रथम पंक्ति और दूसरी पंक्ति में परस्पर विरोध देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे है, धन विदेश चली जात अपने आप में एक सपाट वक्तव्य लगता है, किंतु सहृदय श्रोता के चित्त में यह साम्राज्यवादी लूट, ढाका के जुलाहों के दमन, अकाल भूखमरी आदि का बिंब उदित करेगा। इन पंक्तियों की मार्मिकता इन्हीं बिंबों में है। जिन्हें इन सब का बोध नहीं, वे ऐसी पंक्तियों को आज भी नीरस कहते समझते हैं, बिना रस का। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की कविता में क्षोभ का स्वर आर्थिक है, व्यंग में कुशल है। सर्वसुलिए जाति अंग्रेज हम केवल लेक्चर को तेज, श्रम बिन बातें का करती है कहूँ टटकन गाजे टरती है, कहूँ टटकन गाजे टरती है। इस काल के कवियों का ध्यान भाषा समस्या की ओर गया। जातीय चेतना के रूप में भाषा समस्या की ओर कवि का ध्यान जाना अभूतपूर्व बात थी। अब भारतेंदु जी ने लिखा है, निज भाषा उन्नत यह सब उन्नति को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। भारतेंदु की प्रकृति परक कविताओं में भी देश की दुर्दशा और भविष्य के स्वप्न के विचार आ जाते हैं। इस प्रकार उनके यहाँ पुराने विषय नया बोध और नए संदर्भ जगाते हैं। यह बात प्रातः समीरन जैसी कविताओं में देखी जा सकती है। यह बात प्रातः समीरन जैसी कविताओं में देखी जा सकती है। इस युग की कविता लोक प्रचलित काव्य रूपों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती है। भारतेंदु ने खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकुरियाँ लिखी। प्रताप नारायण मिश्र ने लावनी आल्हा लिखा है। ठीक है, इस काल की काव्य भाषा की गद्यात्मकता की बात पहले की जा चुकी है। नए भाव बोध की अभिव्यक्ति करने वाली कविताओं की भाषा अनगढ़ है, उसमें रीति काव्य की भाषा जैसा प्रवाह नहीं दिखाई देता। इसमें तत्सम और देसी शब्दों का प्रयोग बढ़ गया है। भारतेंदु और उनके मंडल के कवि कविता से गद्य का काम ले रहे हैं। भारतेंदु ने एक पूरा भाषण दोहों में लिखा था। वस्तुतः यह इस बात का द्योतक है कि काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा है। अब इधर है भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। भारतेंदु युग में कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं, उनके नाम यहाँ आपको देखने मिलेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1885 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र था। अब आगे चलते हैं। इतनी अल्प आयु में ही उन्होंने साहित्य की इतनी बड़ी सेवा की है। उनकी रचनाओं की संख्या बड़ी है। उनकी रचनाओं की संख्या बड़ी है। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं को समृद्ध किया, अनेक विधाओं का प्रवर्तन किया। वे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक हुए। यह तो आप देख चुके हैं। 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बंगला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इसी समय अर्थात 1868 में उन्होंने कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इसमें साहित्यिक रचनाएं तो होती ही थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार और टिप्पणी भी होती थी। इसी पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील और ग्राम गीतों के संकलन की योजना प्रकाशित की थी। 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, यह इसी से समझा जा सकता है कि स्वयं भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। बाद में इस पत्रिका का नाम उन्होंने हरीशचंद्र चंद्रिका कर दिया। उसी पत्रिका का नाम इन्होंने हरीशचंद्र चंद्रिका कर दिया। अब 1874 में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिका निकाली।
भारतेंदु ने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे और अनुवाद किया। उनके मौलिक नाटक इस प्रकार हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, फिर चंद्रावली, फिर विशस्य विस्मोषधम, फिर भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, फिर अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। इनके नाटक के नाम हैं। ठीक है, अगला है अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी प्रमुख है। ये अनुदित नाटक के नाम है। बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम उनके इतिहास ग्रंथ हैं। ये भारतेंदु जी की कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी है। कविताओं आदि का उल्लेख पहले हो चुका था। भारतेंदु ने यात्रा वर्णन भी लिखा। उन्होंने सुदूर देहाती क्षेत्रों की यात्रा बैलगाड़ी से की। कहा जाता है कि 1865 में उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा की उसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनका परिचय बंगाल के नए साहित्यिक आंदोलन से हुआ। बहुत कम समय में ही उन्होंने कितनी रचनाएं कर डाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत जीवंत एवं मित्रपरायण व्यक्ति थे। उनकी जिंदा दिली की कहानियां साहित्य क्षेत्र में ही विदित नहीं है, अनेक कहानियां काशी के लोक जीवन में भी प्रचलित है। उन्होंने अपने जैसे समान धर्मा साहित्यिक एकत्र किए, उन्हें प्रोत्साहित किया और उनकी रचनाएं छापी। इसलिए भारतेंदु युग में एक भारतेंदु मंडल भी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के अत्यंत समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि स्वयं काशी नरेश इनके यहाँ आया करते थे। उनका जीवन राजसी वैभव का था, किंतु भारतेंदु ने धन की सदैव उपेक्षा की। वे महान दानी थे। उनका अंतिम समय अभावग्रस्त था। भारतेंदु महान साहित्यकार ही नहीं थे, महान मानव भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय विचारों के देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य साम्राज्यवाद का विरोध करता है, देश की विषमता का चित्रण करता है, उसकी पीड़ा व्यक्त करता है और उस विषमता को दूर करने की प्रेरणा भी देता है। भारतेंदु के साहित्य में भक्ति, रीति और आधुनिक धाराएं हैं, किंतु उनका ऐतिहासिक महत्व आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में है, क्योंकि नए बोध पर आधारित यह धारा ही विकासशील थी। इन्हीं गुणों के कारण आधुनिक साहित्य के प्रारंभिक दौर को भारतेंदु युग कहा जाता है। परवर्ती हिंदी साहित्य का विकास जिस दिशा में हुआ उस पर सबसे पहले भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकार चले थे। उनके सहयोगी उनके साथ साथ रचनाकार भी चले थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत कम उम्र में और बहुत से काम किए। ठीक है, अब जैसे इनका ये था हिंदी साहित्य के संदर्भ में नव जागरण के अग्रदूत, निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत को मोल, बीज मंत्र मानने वाले, कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी में, काशी में पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी में और तदीय समाज 1873 ईस्वी की स्थापना करने वाले वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित। ठीक है, और उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करने वाले कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में देखते हैं। अब प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था, इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में और 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो प्रताप नारायण मिश्र को भी केवल 38 वर्ष की ही आयु मिली थी। ये भी बहुत कम ही समय तक जीवित रहे। 38 वर्ष की ही आयु मिली थी। वे अत्यंत विनोदी जीव थे। वे ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे। उनका मन मौजीपन उनकी रचनाओं विशेषतः निबंधों में दिखाई पड़ता है। उन्होंने कुछ निबंध गंभीर ढंग से भी लिखे हैं। उन्होंने कल कौतुक, रूपक तथा संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हठी हमीर, गोशंकट, कली प्रभाव, जुआरी, खुआरी नाटक लिखे। उन्होंने दैनिक जीवन की घटनाओं पर और नए फैशन पर अनेक कविताएं लिखी थी। उनकी कविताओं का महत्वपूर्ण अंश वह है जिसमें उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का नए बोध के साथ चित्रण किया है। कविताओं के लिए आल्हा, लावनी जैसी लोक प्रचलित काव्य शैलियों का भी उपयोग किया है। ये प्रताप नारायण मिश्र जी उसमें जो है
बहुत से चीज़ों का अपनी कविताओं में प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनकी क्या है। इनके जो महत्वपूर्ण हैं, वे ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे। ठीक है, ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे और कविताओं के लिए आल्हा, लावनी जैसी लोक प्रचलित काव्य शैलियों का भी उपयोग किया है उसमें। अब बालकृष्ण भट्ट के बारे में देखते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1844 ईस्वी में और 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालते थे। वे निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। उन्होंने कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की थी। भट्ट जी ने कुछ बंगला नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। ठीक है, इन्होंने बंगला नाटक का कुछ हिंदी में अनुवाद भी किए हैं। अब आगे चलते हैं। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से लेकर 1922 तक ये क्या क्या किए हैं अपने जीवन काल में। प्रेमघन जी काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। ये कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। ये आनंद कादम्बरी नाम की पत्रिका निकालते थे। बाद में उन्होंने नागरी नीरद नामक पत्र भी निकाला है। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमघन ने इनके प्रसिद्ध नाटक किए हैं। ठीक है, प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। इन्होंने ग्रामीण जीवन के बारे में बताया है। भारतीय युग के अन्य उल्लेखनीय साहित्यकारों में लाला श्रीनिवास दास 1851 से लेकर 1887 तक, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से लेकर 1899 तक, पंडित राधाचरण गोस्वामी 1858 से लेकर 1925 आदि प्रमुख हैं इनके। ठीक है, अब इधर देखते हैं भारतेंदु युगीन चेतना का विकास कब से कब तक हुआ। ठीक है, 1900 से 1920। द्विवेदी युग भारतेंदु एवं उनके समान धर्मा रचनाकारों द्वारा हिंदी साहित्य में जिस आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ उसके प्रभाव से काव्य भाषा गद्योन्मुख हो रही थी। यद्यपि वह ब्रजभाषा ही बनी हुई थी। पुराने काव्य रूपों का पुनः प्रचलन और नए काव्य रूपों का प्रारंभ हो रहा था। गद्य पहली बार साहित्य का प्रधान माध्यम बन रहा था और साथ ही साथ कविता की भाषा भी गद्य की ओर झुक रही थी। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में असुरक्षा के कारण व्यापारी, शायर, कलावंत आदि उत्तर भारत में फैल गए थे। दक्षिण भारत में हिंदी या हिंदवी ने मुहम्मद तुगलक के समय से ही जड़ पकड़ ली थी। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी लगभग समूचे भारत और विशेषतः उत्तर भारत की सामान्य बोलचाल की संपर्क भाषा बन गई थी। अब है आधुनिक साहित्य की लोकोन्मुखता एवं यथार्थ बोध का आग्रह था कि सामान्य बोलचाल की भाषा अर्थात खड़ी बोली काव्य भाषा हो। ब्रजभाषा काव्य की सुदीर्घकालीन परंपरा थी। काव्य रसिकों में परंपरागत संस्कार थे, अतः ब्रजभाषा के समर्थकों ने खड़ी बोली में काव्य रचना का विरोध किया। ब्रजभाषा पिछले लगभग 200 वर्षों से प्रधानतः नायिका भेद, नक्शिक वर्णन एवं दरबारी काव्य की भाषा बनी हुई थी। 1900 से प्रारंभ होने वाली साहित्यिक प्रवृत्ति रीतकालीन दरबारीपन के विरोध में था। हिंदी साहित्य प्रधानता उस राष्ट्रीय स्वाधीन चेतना का सहचर बन गया था जो साम्राज्यवाद के साथ सामंतवाद का भी विरोध कर रहा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में भारत में दूरगामी परिवर्तन हो रहे थे। देसी पूंजीवाद विदेशी साम्राज्यवाद की बाधाओं के बावजूद उदित हो चुका था। तिलक की गिरफ्तारी पर बंबई के मजदूरों ने हड़ताल किया। 1907 में सरस्वती में हड़ताल पर एक लेख छपा। 1904 में एशिया के देश जापान ने जब यूरोप के जार शासित रूस को लड़ाई में पराजित किया तो भारत में उत्साह का संचार हुआ। 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला। इसी समय तिलक ने स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था तिलक जी ने। ठीक है,
यह चेतना पूरे देश में व्याप्त हो गई। तिलक ने गीता रहस्य में महान भारतीय ग्रंथ गीता को कर्मयोग का प्रतिपादक ग्रंथ बताया। तिलक की इस पुस्तक का भारतीय मानस पर गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ा। आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल ने जिस कर्म सौंदर्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह इसी कर्मयोग से संबंधित है। अब इधर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक 1908 में प्रकाशित की थी, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की गूंज यहाँ सुनाई पड़ रही थी। उनके कामों की गूंज यहाँ तक सुनाई पड़ रही थी, जिसे हमने स्वाधीन चेतना कहा। उसके निर्माण की प्रक्रिया में इन घटनाओं का योगदान है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए इस स्वाधीन चेतना को समझना बहुत उपयोगी है। वस्तुतः इसी शब्द के सहारे हम इस काल की सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। स्वाधीन चेतना का आधार ज्ञान है। भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य की ज्ञान साधना का नया दौर आरंभ हुआ। साहित्य में ज्ञानाश्रित बोध एवं विवेक के बूते प्राचीन साहित्य का पुनः परीक्षण आरंभ हुआ। प्राचीन साहित्य की प्रशंसा ही नहीं, उसकी आलोचना भी आरंभ हुई। समकालीन साहित्य को बोध या विवेक निर्देशित करने लगा। यह निर्देशन भाषा के क्षेत्र में बहुत खुलकर सामने आया है। ठीक है, इस कालखंड में नई जानकारियों का संचय, भाषा की व्यवस्था और रीतिवाद का विरोध साहित्यिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस कालखंड को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। ठीक है, अब भारतेंदु युग में गद्य लेखन जोर शोर से शुरू हो गया था, किंतु खड़ी बोली में हिंदी गद्य का स्वरूप नहीं स्पष्ट हुआ था। उसमें बोलियों के प्रयोग तथा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत के भी प्रयोग धड़ल्ले से प्रयोग किए जाते थे। इससे हिंदी गद्य की रूप हानि होती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विभक्तियों, विरामादि चिन्हों के प्रयोग एवं समानार्थक अनेक रूपों के व्यवहार से उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास भी किया। अब पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में है, सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। हिंदी के प्रचार कार्य में वृद्धि होने के साथ साथ भाषा की एक रूपता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। अब इधर है प्रचार कार्य और हिंदी पाठकों की वृद्धि कैसे हुई है ये देखना है। हिंदी प्रचार का कार्य भारतेंदु ने ही प्रारंभ कर दिया था, प्रचार प्रसार का काम। ठीक है, उन्होंने बलिया के एक कॉलेज में हिंदी की उन्नति पर एक पद्य में भाषण दिया था। बलिया के कॉलेज में अदालतों में हिंदी को स्थान दिलाने के प्रयत्न का उल्लेख हो चुका है। अब आवश्यकता ऐसे हिंदी संस्थानों की थी जो अस्थायी महत्व को साहित्यिक योजनाओं को कार्यान्वित करें। 1884 में प्रयाग में हिंदी उद्धरणी प्रतिनिधि मध्य सभा गठित की गई। 1893 में काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे। ठीक है, सभा का उद्देश्य नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य को समृद्ध करना घोषित किया गया। सभा ने हिंदी साहित्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए जो कार्य किए हैं वे सर्वविदित हैं। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज, उत्कृष्ट महत्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन, हिंदी शब्द सागर, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ग्रंथों का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा द्वारा ही हुआ।
ठीक है। छापा खानों के कारण पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय भी बन गया। बंगला आदि देसी भाषाओं और अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों, समाचार पत्रों, साहित्यिक पत्रिकाओं आदि को पढ़ाने वालों की संख्या बढ़ रही थी। पत्रिकाओं आदि को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में भाषा की व्यवस्था का प्रश्न उठना स्वाभाविक था। अंग्रेजी, बंगला, प्रादेशिक बोलियों आदि का प्रभाव खड़ी बोली हिंदी पर विविध रूपों में एक साथ पड़ रहा था। इससे हिंदी के स्वरूप की हानि हो रही थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा में एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार उनके हाथों ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति भी हुई। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में संभाला। उन्होंने हिंदी पाठकों को अनेक विषयों की जानकारी देना आरंभ किया। सरस्वती में जो लेख वे छापते थे उनके विषय विविध होते थे। द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश है। वे विविध विषयों के विद्वानों से हिंदी में लेख लिखवा कर छापते थे। द्विवेदी जी ने शास्त्र और सर्जना दोनों पर ध्यान देते थे। द्विवेदी युग के साहित्य में वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता की प्रवृत्तियां प्रमुख थी। संभवतः यही कारण है कि द्विवेदी युग की गद्य विधाओं में निबंध इतना महत्वपूर्ण है। गंभीर लेख निबंधों से बहुत भिन्न है। इनमें वह जीवंतता तो नहीं है, किंतु वैचारिक व्यवस्था एवं विश्लेषण की दृष्टि से ये अभूतपूर्व है। निबंध विधा की विशेषता बताते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, संसार की हर एक बात और सब बातों से संबद्ध है। अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी और पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से ऐसे ही नथे हुए पत्ते के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हुए हैं। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी के शब्द हैं। निबंध लेखन अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। एक ही विषय पर लेखक अपनी अपनी रुचि या दृष्टि के अनुसार भिन्न बातें देखते हैं। इसका कारण मन का भिन्न संबंध सूत्रों पर दौड़ना है। इसी से निबंध में लेखक की व्यक्तिगत विशेषता का उद्घाटन सबसे अधिक होता है। आपका मन किस संबंध सूत्र पर दौड़ता है, इससे आपके मन का भी उद्घाटन हो जाता है। इस काल में ही अंग्रेजी के लेखक फ्रांसिस बेकन और मराठी निबंधकार चिपलूणकर के निबंधों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हुआ। बेकन के निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने स्वयं किया था। ठीक है, बेकन के निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने स्वयं किया था। इस काल के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अध्यापक पूर्ण सिंह प्रमुख हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक निबंध इसी दौर के हैं। उनका अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है पहल इसी काल 1909 में लिखा गया था। यद्यपि इसका संशोधित एवं परिवर्धित रूप उन्होंने बाद में प्रकाशित कराया। इस युग में गंभीर और ललित दोनों प्रकार के निबंध लिखे गए हैं, किंतु विचारपरक निबंधों का महत्व अधिक है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का तेवर प्रायः सर्वत्र नियामक और व्यवस्थापक है। चाहे वे कवि और कविता पर लिखे, चाहे क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, जैसे निबंध, उनके निबंध अस्पष्ट होते थे। कवि और कविता पर लिखे, यहाँ दिया है ना, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का तेवर प्रायः सर्वत्र नियामक और व्यवस्थापक है। चाहे वे कवि और कविता पर लिखें, चाहे क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, जैसे निबंध, उनके निबंध स्पष्ट होते थे। उनमें कलात्मकता की अपेक्षा अपनी बात को समझा बुझाकर कहने की प्रवृत्ति अधिक है। विरोधी पक्ष का समन करने के लिए वे विवादात्मक मुद्रा भी अपनाते हैं। वस्तुतः द्विवेदी जी की चिंता विविध विषयों का ज्ञान समेटकर हिंदी पाठकों तक पहुंचा देना है।
निबंध लिखते समय भाषागत व्यवस्था का ध्यान भी उनके मस्तिष्क में कम नहीं रहता होगा। उनके समीक्षात्मक निबंधों में उनका समालोचक रूप प्रकट हुआ है। संस्कृत के कवियों पर लिखते समय उनकी ग्राहिणी क्षमता का भी पता चलता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में, जो 1883 से 1920 तक में इन्होंने क्या लिखा है, इसको देखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के अन्यतम निबंधकार हैं। उनके निबंध संख्या में कम है, ठीक है, उनके निबंध संख्या में कम है, किंतु उनमें अगाध पांडित्य और आधुनिकता का अपूर्व समन्वय मिलता है। गुलेरी जी अतीत और वर्तमान के सूक्ष्मदर्शी विद्वान रचनाकार थे। वे साहित्य और अन्य सांस्कृतिक चेष्टाओं की गतिशीलता पहचानते थे, इसीलिए उनका दृष्टिकोण समाजशास्त्री है। प्राचीन साहित्य का अधिकारी विद्वान होने के कारण उनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व के आधार पर विनोद व्यंग का रंग भी है। उनकी भाषा हिंदी गद्य का प्रतिमान है। उनके भाषा शास्त्रीय निबंध भी रोचक और अत्यंत पठनीय हैं। कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुठाव उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। ठीक है, उनके ये जो है प्रसिद्ध निबंध हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, मारिस मोहि कुठाव उनके ये जो है प्रसिद्ध निबंध थे। अब पढ़ेंगे हम अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में और 1931 तक इन्होंने अपना काम समेटे हैं। ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा सच्ची वीरता जैसे निबंध लिखे हैं। ये अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध के नाम है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। इनमें बहुज्ञता के साथ भावुकता मिलती है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मिजाज एक ऐसे आधुनिक सूफी विद्वान का था जो समानता, शांति और मानवीय करुणा में विश्वास करता है। मजदूरी और प्रेम में श्रम का जो सौंदर्य प्रकट किया गया है वह सौंदर्य बोध की आधुनिकता का उदाहरण है। ठीक है, अब इधर हम देखेंगे बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या किया, 1875 से लेकर 1945 तक में बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध प्रायः विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, जो उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। ठीक है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त 1865 से लेकर 1907 में क्या किए हैं, देखिए। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के निबंध द्विवेदी युगीन निबंधों में अपनी व्यंग विनोदपूर्ण शैली और चुहल के कारण विशिष्ट है। द्विवेदी युगीन लेखकों में भारतेंदु युगीन लेखकों की शैली के सबसे निकट यही हैं। ठीक है, यही है। ये राजनीतिक विषयों पर घटनाओं, कभी कभी किसी मेले त्योहार या किसी विषय पर शिव शंभू के नाम से शिव शंभू के चिट्ठे लिखते थे, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों या अपनी समझ से अनुचित व्यवहारों की खबर लेते थे। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक भांग के नशे में होने का मुखौटा पहन लेता था। शिव शंभू के चिट्ठे का लेखक है, भांग के नशे में होने का मुखौटा पहन लेता था। सच्ची बात कहने के लिए यह रूप परिवर्तन या लीला भाव साहित्यकारों का आजमाया तरीका है। इससे बचाव भी रहता है और व्यंग की धार भी पैनी हो जाती है। ठीक है, निबंध द्विवेदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। उस युग की जिज्ञासा और वैचारिकता पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में रूपायित हो गई है। द्विवेदी युग के निबंधों का पूर्ण उन्नत रूप हम पूर्ण उन्नत रूप और पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में पाते हैं। ठीक है, उनके प्रारंभिक निबंध द्विवेदी युग में ही लिखे गए हैं। उनके जो प्रारंभिक निबंध थे वो द्विवेदी युग में ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो आज का आधुनिक काल का दूसरा वीडियो यहीं मैं समाप्त करती हूँ। अब अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।